हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। एनसीईआरटी फिजिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं मानव नेत्र के बारे में। आज हम मानव नेत्र के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि मानव नेत्र में ह्यूमन आई में कौन कौन से भाग होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। साथ ही मानव नेत्र से जुड़े जो भी दृष्टि दोष हैं उन दोषों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे निकट दृष्टि दोष है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूर दृष्टि दोष है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ज्वाला दृष्टि दोष, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, एक छोटी क्लास रहेगी। हम शुरू से जब से ही एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए हैं, हम ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं, लगभग 15 से लेकर 20 मिनट की क्लासेस करते हैं और एक क्लास में हम एक टॉपिक ऐसे कंप्लीट करते हैं कि यहीं पे क्लास पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। ऐसे ही हम आज मानव नेत्र ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। ये जो क्लासेस चल रही है ना एनसीईआरटी की, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपकी साइंस पूछी जाती है। और साइंस में भी जो साइंस पूछी जाती है वो एनसीईआरटी बेस्ड पूछी जाती है। अब हालांकि हर एक एग्जाम में आपकी जहाँ साइंस पूछी जाती है तो ज़्यादातर प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, एनसीईआरटी को दिया जाता है, वहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये हर एक एग्जाम, जैसे आपका कोई भी टेट एग्जाम मतलब जैसे अभी एमपी टेट वर्ग 2 आने वाला है, तो वर्ग 2 पात्रता परीक्षा के लिए ये क्लास आपके बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि अगर आप टीचिंग एग्जाम की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी आपकी पूछी जाती है। उसके अलावा कोई भी रेलवे एग्जाम है उसके लिए आपका ज़रूरी है, कोई सा भी वनडे आपका व्यापम का एग्जाम है वहाँ के लिए ये क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास में आप शुरू से लेके लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मानव नेत्र के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानव नेत्र आपको तभी समझ में आएगा जब आप उसका डायग्राम देखेंगे। कॉर्निया वगैरह हम पढ़ेंगे तो, पर कॉर्निया होती कहाँ है, आइरिस कहाँ होती है, जब आप एक बार डायग्राम में देख लेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। ये देखिए, ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है। चलिए हम एक एक चीज़ों के बारे में देखते हैं। देखिए, ये जो बाहरी पार्ट होता है ना, सबसे बाहरी परत होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। यानी ये जो पारदर्शी भाग है, ये देखिए आप, सफ़ेद कलर का जो भाग होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको कॉर्निया बोला जाता है। जो कि पुतली और आइरिस के ऊपर होता है। जो पुतली होती है ना काली काली कलर की, और आइरिस है, आइरिस के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, बाहरी पार्ट होता है, इसको कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदान जब करते हैं ना, जब भी आपने सुना होगा कि उसने नेत्रदान किया, तो नेत्रदान में किसका दान किया जाता है, क्या पूरी आंखें निकाल के लगा दी जाती है, नहीं। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है, कॉर्निया का दान किया जाता है। और एक व्यक्ति कम से कम 3 व्यक्तियों को नेत्रदान कर सकता है। अब एक व्यक्ति 3 व्यक्ति को नेत्रदान कैसे कर सकता है, आपके मन में भी आया होगा, कैसे कर सकता है। देखिए, नेत्रदान में किसका दान होता है, कॉर्निया का दान होता है। और कॉर्निया में कितनी लेयर होती है, तो कॉर्निया में 3 लेयर होती है, 3 परत पाई जाती है। तो इसलिए एक व्यक्ति एक एक लेयर करके 3 व्यक्तियों को कॉर्निया दान कर सकता है और उनकी आंखों को जीवित कर सकता है। ठीक है, तो ये बाहरी परत क्या हो गया, ये हो गया कॉर्निया। उसके अंदर क्या होता है, आइरिस होता है, इसको परितारिता भी बोला जाता है। आइरिस क्या करता है, आंखों का रंग डिसाइड करता है। जो नीली, काली, सफ़ेद ये आंखें होती हैं ना, ये किसकी वजह से होती हैं, आइरिस की वजह से। आंखों का रंग कौन निर्धारित करता है, आइरिस निर्धारित करता है। और आंखों के रंग के अलावा कितने मात्रा में प्रकाश आंखों के अंदर जाएगा, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है, कौन, आइरिस। अब पुतली को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। कुल मिला के आइरिस क्या करता है, आंखों को रंग प्रदान करता है, प्रकाश की मात्रा कितनी आंख के अंदर जानी चाहिए इसको नियंत्रित करता है, और पुतली को भी नियंत्रित करता है। अब पुतली की बात आई, जिसको बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, तो ये जो इसके लेंस के बाहर ये जो काला काला स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो काले कलर का स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको पुतली कहा जाता है। ठीक है, तो ये पुतली क्या करती है, पुतली ये आइरिस का नियंत्रण करता है। पुतली क्या करता है, पुतली आइरिस का नियंत्रण नहीं करता, आइरिस पुतली का नियंत्रण करता है। आइरिस जो होता है ये क्या करता है, पुतली का नियंत्रण करता है, यानी पुतली का नियंत्रण आइरिस करता है। पुतली प्रकाश को परावर्तित नहीं करता। आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, जो पुतली होती है ना, ये प्रकाश को परावर्तित करने का काम नहीं करती है, प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है। ठीक है, तीसरा आ जाते हैं लेंस पे। ये जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको लेंस बोलते हैं। हमारी आंखों में कैसा लेंस उपयोग होता है,
तो हमारी आँखों में जो लेंस होता है, कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है? जो पारदर्शी पेशियों का बना होता है। लेंस कैसी पेशियों का बना होता है? पारदर्शी पेशियों का बना होता है। यह सिलियरी पेशी में जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है ना, उसके द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा? सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा जुड़ा रहता है। लेंस का काम क्या होता है? उत्तल लेंस ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? तो ये प्रतिबिंब को उल्टा बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, ठीक है? अब इसके बाद किस में आ जाएंगे? रेटिना। रेटिना कहाँ पे है? तो ये जो लास्ट में ये जो परत होती है ना, इसको ही क्या बोलते हैं? रेटिना। ये क्या कहलाती है? रेटिना। जो प्रतिबिंब होता है ना, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पे ही बनता है, ठीक है? स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? अगर पूछा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो आपका स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? रेटिना पे बनता है। रेटिना पे एक बिंदु पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? पीत बिंदु बोला जाता है, या पीत बिंदु के अलावा इसको क्या बोला जाता है? मैक्यूला लुटिया। क्या बोला जाता है? मैक्यूला लुटिया बोला जाता है, जो कि क्या करता है? प्रतिबिंब को बनाने का काम करता है, ठीक है? रेटिना पर भी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। फिर बाद में इसको ब्रेन तक भेजा जाता है, फिर ब्रेन इसको सीधा करके दिखाएगा, इसीलिए जो वस्तुएं होती हैं वो हमको सीधी दिखाई देती हैं। हालांकि जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। फिर बाद में ब्रेन तक सिग्नल जाता है, फिर वो क्या करता है? उसको सीधा करके दिखाता है, ठीक है? एक्वेस ह्यूमरस क्या होता है? यहाँ पे जो द्रव भरा होता है ना, कॉर्निया और आइरिस के बीच, ये आप ध्यान रखिएगा, कॉर्निया के बीच और आइरिस के बीच, ये कॉर्निया है, ये आइरिस है, इसके बीच में जो द्रव भरा रहता है ना, इसको ही क्या बोलते हैं? इसको ही क्या बोलते हैं? एक्वेस ह्यूमरस कहा जाता है। इसके कारण ही जो कॉर्निया होता है थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है। देखिए, अगर यहाँ पे ये द्रव न हो तो कॉर्निया ऐसे चिपक जाएगी कि नहीं चिपक जाएगी? तो ये जो एक्वेस ह्यूमरस द्रव होता है, इसी के कारण जो कॉर्निया है हल्का सी ऐसी उभरी हुई दिखाई देती है। तो हमने पूरा ह्यूमन आई का जो पार्ट है उसको हमने डायग्राम में देख लिया कि कौन सी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं। अब हम इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है मानव नेत्र का? अभी हमने पढ़ा कॉर्निया। यह सबसे बाहरी परत होता है, यह स्क्लेरा का पारदर्शी भाग होता है जो पुतली और आइरिस के ऊपर होता है। अभी हम ये चीज़ें पढ़ के आए हैं, थोड़ा थोड़ा सा और पढ़ते चलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? कॉर्निया कहा जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान किया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति जो है वो 3 व्यक्तियों को कॉर्निया का दान कर सकता है, क्योंकि कॉर्निया में 3 परतें पाई जाती हैं। दूसरा आ जाते हैं आइरिस या फिर परितारिता पे। यह क्या करता है? यह आँखों के रंग को निर्धारित करने का काम करता है। साथ ही ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी प्रकाश आँख के अंदर कितनी मात्रा में जाना चाहिए। इसीलिए देखिए, जब भी आप तेज रोशनी में जाते हैं ना, आँखें बिल्कुल छोटी छोटी सी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। मतलब व्यक्ति क्या करता है? अपनी आँखें छोटी सी कर लेता है, सिकोड़ लेता है। क्यों? क्योंकि ताकि ज़्यादा प्रकाश आँखों के अंदर न जा पाए। तो आँखों को जितना जरूरी है उतना प्रकाश पहुँचाना किसका काम है? आइरिस या पारदर्शिता का काम है। यह पुतली को भी नियंत्रित करने का काम करता है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा टाइपिंग में दिक्कत हो रही है, पर इसको मैं बताती चल रही पढ़ पढ़ के, तो आप उसको करेक्ट करते जाइएगा, ठीक है? ये हो गया आइरिस का काम। अब तीसरा किस में आ जाते हैं? तीसरा है पुतली। पुतली का काम क्या होता है? आँख में प्रकाश पुतली से ही प्रवेश करता है। जो भी प्रकाश प्रवेश करता है आँख में ना, वो किससे प्रवेश करता है? पुतली। पुतली क्या होती थी? वो जो काली कलर की संरचना होती है ना, किसी की यही थोड़ी थोड़ी सी नीली होती हैं, तो इसको ही क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। आँख में प्रकाश पुतली से ही प्रवेश करता है। और पुतली का नियंत्रण कौन करता है? आइरिस करता है। पुतली आइरिस का नियंत्रण होता है, यानी पुतली में आइरिस का नियंत्रण होता है। पुतली प्रकाश को परावर्तित नहीं कर सकता है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है? अब आ जाते हैं लेंस में। हमारी आंखों में कैसा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है, जो कि पारदर्शी पेशियों का बना होता है। जो हमारी आंखों में लेंस लगा होता है वो कैसा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, जो कि पारदर्शी पेशियों का बना होता है। पारदर्शी मतलब जो कि जिससे के आर पार दिखे, जिसके आर पार दिखे, या फिर ऐसा आप समझिए जो अपने में से प्रकाश को पार होने दे, उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी बोलते हैं। तो जो कि आंख का लेंस कैसा होता है? पारदर्शी पेशियों का बना होता है। यह सिलियरी पेशी में सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। कैसा जुड़ा होता है? सिलियरी पेशी में सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। वैसे भी अगर बिल्कुल मतलब शॉर्ट टर्म में समझे ना, तो ये समझ लीजिए
कि आँख के लेंस की जो फ़ोकस दूरी होती है, ये चीज़ आप समझिए। आँख की लेंस की जो फ़ोकस दूरी होती है, ये किसके द्वारा समायोजित की जाती है या किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? तो सिलियरी पेशी के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है? आँख का जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की फ़ोकस दूरी कौन कंट्रोल करता है? सिलियरी पेशी कंट्रोल करता है और ये किससे जुड़ा होता है? तो सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। अब जो लेंस है आँख में, आँख का लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाने का काम करता है? तो आँख का लेंस उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है? अब आ जाते हैं रेटिना पर। रेटिना को और क्या बोला जाता है? दृष्टि पटल बोला जाता है। तो हमारी आँख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पर ही बनता है, ठीक है? जो सबसे पीछे वाला भाग होता है ना, वही क्या कहलाता है? रेटिना। इस पर जो स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, जो स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है ना, जिसको हम देखते हैं, वो कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना पर एक बिंदु पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? पीत बिंदु, या फिर इसको मैक्यूला ल्यूटिया कहा जाता है, ठीक है? मैक्यूला लुटिया इसको कहा जाता है, ठीक है? थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक है, अब इसको मैं यहाँ पे करेक्ट करते चल रही है। जो रेटिना पे प्रतिबिंब भी बनता है ना, वो कैसा बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फिर बाद में ब्रेन को सिग्नल भेजा जाता है, फिर ब्रेन इसको सीधा करता है, इसीलिए जो हमको वस्तु है वो सीधी दिखाई देती है। अगर ब्रेन के द्वारा इसको करेक्ट ना किया जाए, इसको सीधा ना किया जाए, तो हमको जो प्रतिबिंब दिखाई देगी वो हमेशा उल्टी ही दिखाई देगी। यानी कोई चीज़ अगर सीधी रखी है ना, एक व्यक्ति ऐसे खड़ा है तो हमको दिखाई कैसे देगा? ऐसे देगा। क्यों? क्योंकि जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है ना, वो हमेशा कैसा बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फिर सिग्नल जाता है ब्रेन के पास, मस्तिष्क के पास, फिर ब्रेन इसको सीधा करता है, फिर सीधा करके हमको वो वस्तु सीधी बिल्कुल दिखाई देती है। रेटिना में शंकु एवं क्षणों से मिलकर, जो रेटिना होता है ना, रेटिना शंकु कोशिका और शलाका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं रॉड सेल्स, और एक को क्या बोलते हैं? कॉन सेल्स, ठीक है? तो जो रेटिना है किससे मिलके बना होता है? रॉड सेल्स और कॉन सेल्स से मिलके बना होता है, ठीक है? तो रेटिना का काम क्या है? रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पे एक बिंदु पाया जाता है जिसको पीत बिंदु या फिर मैक्यूला लुटिया कहा जाता है। रेटिना पे हमसे हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए वस्तुएं फिर जाती हैं सिग्नल ब्रेन के पास, ब्रेन इसको सीधा करके देता है प्रतिबिंब को, इसीलिए हमको वस्तु कैसी दिखाई देती है? हमेशा सीधी दिखाई देती है। रेटिना बना किससे होता है? तो शंकु और शलाका कोशिका यानी रॉड और कॉन सेल से मिलके बना होता है। अब देखिए, नाम तो आ गया शंकु कोशिका, शलाका कोशिका, पर ये शंकु कोशिका और शलाका कोशिकाएं होती क्या हैं? तो शंकु कोशिका का काम क्या होता है? ये विभिन्न रंगों को पहचानने में मदद करता है। जितने भी रंग है ना, रंग है, काला है, पीला है, नीला है, ये पहचानने में मदद कौन करता है? तो ये देखने में मदद रेटिना की जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वो मदद करती हैं। यानी अगर रंगों को पहचानने में काम करता है, रंगीन पार्ट को दिखाने में काम करता है, तो यह किस समय कार्य करता होगा? तो यह दिन के समय वस्तु को देखने में मदद करता है। यानी दिन में जो हम रंगीन वस्तुएं देखते हैं ना, किसकी वजह से देखते हैं? शंकु कोशिकाओं की मदद से देखते हैं। दूसरी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? क्षण सेल्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं? शलाका कोशिका। शलाका कोशिका क्या होती हैं? ये हमको रात के समय देखने में या रंगों की पहचान करने में या वस्तुओं की आभास करने में काम करती हैं। यानी रात को जो हम वस्तुओं को देख पाते हैं ना, वो किसकी वजह से? वो शलाका कोशिका या क्षण कोशिका की वजह से, मदद से हम देख पाते हैं। जो उल्लू होते हैं ना, उल्लू में क्षणों की मात्रा अधिक होती है, यानी शलाका कोशिका की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वह रात में आसानी से देख सकते हैं। कुल मिला के जो शंकु कोशिका होती है, शंकु कोशिका दिन में देखने का काम करती है और रंगीन पार्ट को दिखाने का काम करती है, यानी कलर दिखाने का काम करती है। वहीं पे शलाका कोशिका, शंकु कोशिका क्या होता है? कॉन सेल, और शलाका कोशिका क्या होती है? रॉड सेल। तो रॉड सेल क्या करती है? ये रात को देखने में मदद करती है और ये ब्लैक और वाइट दिखाने का काम करती है। ब्लैक एंड वाइट देखने का काम कौन करता है? शलाका कोशिका या रॉड सेल करती है, ठीक है? अब आ जाते हैं जलीय द्रव्य या फिर एक्वस ह्यूमरस। अभी हमने देखा ये जो कॉर्निया वाला पार्ट है, कॉर्निया और ये जो आइरिस होती हैं, तो आइरिस के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमरस बोलते हैं। ये कॉर्निया और आइरिस के बीच में भरा होता है, और जो कॉर्निया थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है ना, वो इसी कारण, एक्वस ह्यूमरस के कारण ही कॉर्निया थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है, ठीक है? और आंसुओं का निर्माण किसकी वजह से होता है? जलीय द्रव से ही होता है। बोलते हैं ना
किसी किसी जो कोई व्यक्ति है उसमें आंसू का निर्माण ही नहीं होता, उसमें आंसू ही नहीं निकलते। वो क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि उसका जो एक्वस ह्यूमरस है, जलीय द्रव होता है, वह सूख जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति की आंखें ड्राई ड्राई हो जाती हैं, सूखी हो जाती हैं और उनमें आंसुओं का निर्माण कम होता है। तो आंसुओं के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जलीय द्रव या फिर एक्वस ह्यूमरस होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ लेते हैं। जैसे हमारी आँख का व्यास डायमीटर कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है, या फिर इसको अगर मिली में लिखना है तो कितना होता है? 25 मिलीमीटर का होता है। हमारी आँख 25 सेंटीमीटर तक पास का स्पष्ट देख सकती है ना। पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। जबकि दूर दृष्टि की जो अधिकतम दूरी, मतलब कि अधिकतम वस्तु कहाँ तक दिखाई दे सकती है मानव के द्वारा? दूर मतलब अनंत तक देखा जा सकता है। अब ये क्लियर रखिएगा। पास के लिए, पास देखने के लिए जो न्यूनतम बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर है। और दूर के लिए कितना है? दूर के लिए है इनफाइनाइट, यानी अनंत तक हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है। आँख के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको काचाभ द्रव कहा जाता है। क्या बोला जाता है? काचाभ द्रव कहा जाता है। काचाभ द्रव आँख की मोटाई प्रदान करता है। आँखों को मोटाई कौन प्रदान करता है? काचाभ द्रव प्रदान करता है। हमारी आँखें, अब सोचिए, बोलते हैं ना, जब फ़ोन लेते हैं तो देखते हैं ना 48 मेगापिक्सल बहुत अच्छा, 25 मेगापिक्सल बहुत अच्छा। अब अपनी आँखों की बात करिए। आँख में जो लेंस लगा होता है, कैमरा लगा होता है, वो कितने मेगापिक्सल का होता है? तो हमारी आँखें 576 मेगापिक्सल कैमरे जैसा लेंस लगा होता है। कितना? 576। किसी भी कैमरे से आप देखिए, इमेजिन करके देखिए कि जब 8 मेगापिक्सल 10 मेगापिक्सल वाले इतने क्लियर फोटोज़ आती हैं, तो बताइए 576 मेगापिक्सल। तभी तो हमारी आंखों से जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो छोटी सी छोटी चीज़ भी हम बिल्कुल क्लियर देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों में 576 मेगापिक्सल जैसे लेंस लगा होता है। अब हम दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उसमें पहला पढ़ते हैं हम निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? मायोपिया। तो देखिए, इसका ये नाम के विपरीत काम करता है। निकट दृष्टि दोष पढ़ के लगेगा कि पास का दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पे निकट यानी पास की वस्तुएं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की जो वस्तुएं हैं ये स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। यानी दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं जो हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। अब कैसे? देखिए, ये क्या होता है, जो सबसे लास्ट में ये मोटी परत होती है इसको क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। तो प्रकाश आएगा, प्रकाश आके रेटिना से पहले यहीं पे आके कन्वर्ज हो जाता है, मिल जाता है, इसीलिए प्रतिबिंब यहीं पे बन जाएगा, रेटिना पे जाके नहीं बनता। वैसे जनरली क्या होता है, प्रकाश आया, आइरिस ने प्रकाश को भेजा, प्रकाश आया, रेटिना पे इकट्ठा हुआ और यहाँ पे प्रतिबिंब बना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है, देखिए इसमें रेटिना का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। रेटिना का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रकाश, क्योंकि देखिए जो आइरिस होता है, आइरिस तो उतना ही प्रकाश भेजेगा, और जब उतना ही प्रकाश भेजेगा तो पहले जब रेटिना पे प्रतिबिंब बनता था, प्रकाश आके रेटिना पे इकट्ठा होता था, तो अब आके रेटिना से दूर क्यों, रेटिना से पहले क्यों इकट्ठा हो गया? क्यों? क्योंकि रेटिना का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी पहले रेटिना कहाँ पे था, यहाँ पे था, अब उसका साइज बढ़ने की वजह से ये पीछे आ गया, पर प्रकाश जहाँ पे इकट्ठा हो रहा था वहीं पे आके इकट्ठा होगा, इसीलिए रेटिना पे प्रकाश इकट्ठा नहीं हो पाता, इसीलिए दूर की वस्तुएं क्या होती हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसके लिए, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है। क्या होता है? डाइवर्जिंग नेचर। डाइवर्जिंग नेचर मतलब क्या होता है? ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है। क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। जब यहाँ पे आगे अवतल लेंस का उपयोग कर दिया जाएगा तो अवतल लेंस क्या होगा, प्रकाश को फैलाएगा और फैला के ले आके रेटिना पे इकट्ठा करेगा, जिससे रेटिना पे स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगी और दूर की वस्तुएं और पास की वस्तुएं दोनों दिखाई देने लग जाएंगी। ठीक है। अब अगला दृष्टि दोष कौन सा हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोला जाता है? हाइपर मेट्रोपिया बोला जाता है। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष पढ़ के लग रहा होगा कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, लेकिन इसमें दूर की वस्तु तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है, पास की वस्तु इसमें दिखाई नहीं देती, इसमें पास का धुंधला दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पीछे बनता है, यानी जो दूर दृष्टि दोष से रोगी जो व्यक्ति होगा उसमें रेटिना से पीछे प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रकाश आके यहाँ पे इकट्ठा होगा। ये रेटिना है ना, तो आके यहाँ पे इकट्ठा होगा, यानी रेटिना
रेटिना के बाद में प्रतिबिंब बनाता है, रेटिना के पीछे जाके प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसमें जो रेटिना का साइज है ना, रेटिना का साइज क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। यहाँ पे रेटिना सिकुड़ जाती है। जब रेटिना सिकुड़ जाएगी, पहले रेटिना कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, प्रकाश यहाँ पे इकट्ठा हो रहा था, लेकिन रेटिना सिकुड़ के यहाँ आ गई, फिर भी प्रकाश तो यहीं पे इकट्ठा होगा, प्रकाश जहाँ पे इकट्ठा हो रहा था वहीं पे आके इकट्ठा होगा। इसीलिए प्रकाश क्या, इसको इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग नेचर का होता है। कन्वर्जिंग नेचर यानी ये प्रकाश को क्या करता है, समेटने का काम करता है, एक जगह इकट्ठे करने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, प्रकाश को कन्वर्ज करके समेट के ले आके जो सिकुड़े रेटिना है, रेटिना के पास प्रतिबिंब का निर्माण करेगा, जिससे दूर की वस्तु और पास की वस्तुएं दोनों स्पष्ट दिखाई देने लग जाएंगी। तो ये क्या होती है, दूरदृष्टि दोष होता है, जिसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें जो रेटिना होती है, रेटिना की साइज सिकुड़ जाती है, जबकि निकट दृष्टि दोष में रेटिना क्या होता है, फैल जाता है, जिससे रेटिना के पहले ही इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जिसको क्या बोला जाता है, प्रेसबायोपिया बोला जाता है। इसमें क्या है, ये दोष अधिकतर बूढ़े लोगों को होता है। देखिए, जो बूढ़े लोग होते हैं, ना ही उनको पास का दिखाई देता है, ना ही उनको दूर को दिखाई देता है ना। तो ये जरा, इसको क्या बोलते हैं, इसको जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें ना तो दूर का स्पष्ट दिखाई देता और ना ही पास का स्पष्ट दिखाई देता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मा का जो ऊपरी हिस्सा है ना, उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और जो निचला हिस्सा है, जो नीचे वाला पार्ट होता है चश्मे का, उस पर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी इसमें दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है। जो जरा दृष्टि दोष होता है, प्रेसबायोपिया होता है, इसमें दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है। ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर तरफ किस लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और नीचे की ओर किस लेंस का उपयोग किया जाता है, नीचे की ओर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला दृष्टि दोष है, जिसको दृष्टि वैषम्य या फिर अविंदुकता बोला जाता है। इसको और क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म बोला जाता है। क्या? एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को क्षैतिज वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, ये तो लिखा है। इसमें व्यक्ति जो होता है, उसकी जो क्षैतिज वस्तु है, क्षैतिज वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर नीचे की जो वस्तुएं होती हैं वह स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसके निवारण के लिए या इसके इलाज के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। कैसा लेंस लगाया जाता है, बेलनाकार जो लेंस है लगाया जाता है। अब इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका जो रेटिना होता है ना, अगर कोई व्यक्ति है जिसको अविंदुकता हो गया है, एस्टिग्मेटिज्म हो गया है, उसका रेटिना कैसा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, एक शेप का नहीं रहता। अब बताइए, अगर रेटिना ऐसा हो जाए तो कभी प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा, कभी यहाँ पे बन जाएगा, कभी यहाँ पे बन जाएगा, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति बिल्कुल सेम नहीं रहती है। इसीलिए इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी इसमें जो रोगी होता है, एक साथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में भेद नहीं कर पाता है। ठीक है, हाँ। तो इसमें बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। इसमें आँखों की क्षणों में दिक्कत होती है, यानी जो शलाका कोशिका होती हैं उनमें दिक्कत आ जाती है, रॉड सेल्स में दिक्कत आ जाती है। इस हेतु, इसकी समस्या हेतु क्या होता है, इससे जो होती है ये समस्या उत्पन्न होती है। इसमें जो रॉड सेल्स होती हैं उनमें दिक्कत आ जाती है, इसके लिए ये समस्या उत्पन्न होती है, अवंदिकता की समस्या उत्पन्न होती है। अगला है वर्णांधता। वर्णांधता क्या होता है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो इसमें जो रोगी होता है रंग की पहचान नहीं कर पाता है, और मेनली रंग में भी लाल और हरे रंग में भेद ये नहीं कर पाता है। और ये जो रोग होता है ना कलर ब्लाइंडनेस का, ये जन्मजात होता है। कैसा होता है, जन्मजात रोग होता है। इसका इलाज अभी तक संभव नहीं हुआ है। इसमें कौन सेल जो होती हैं खत्म हो जाती हैं। जो कौन सेल है, शंकु कोशिकाएं हैं, वो क्या होती हैं, डैमेज रहती हैं, बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। यह एक प्रकार का जेनेटिक रोग है, अनुवांशिक रोग है। कौन सा? वर्णांधता। वर्णांधता में मेनली लाल और हरे रंग में व्यक्ति भेद नहीं कर पाता है। अगला है रतौंधी। रतौंधी क्या होता है, तो इस रोग में अंधेरे या फिर रात में दिखाई नहीं देता है, रात के समय स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसको क्या बोलते हैं, रतौंधी। रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन ए की कमी से हो जाता है। इसमें जो शलाका कोशिका होती हैं, रॉड सेल्स होती हैं, रॉड
सेल्स जो होती हैं वो रोडोप्सिन का निर्माण नहीं कर पाती। रॉड सेल्स का काम क्या होता है? रोडोप्सिन का निर्माण करना। लेकिन जो रॉड सेल्स हैं वो अगर रोडोप्सिन का निर्माण नहीं कर पाती हैं, इसीलिए व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। इसको ही क्या बोलते हैं? रतौंधी बोलते हैं। इसे नेक्टोलोपिया भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नेक्टालोपिया भी कहा जाता है। अगली बीमारी है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है? इसको, ये तो बहुत कॉमन है, आप सुने भी होंगे। तो यहाँ पे आँख की जो लेंस होती है ना, लेंस कौन सी लेंस होती है आँख में? उत्तल लेंस होता है। ऐसे ही हर टर्म में आप अगर रिवाइज करते चलेंगे तो आपको क्या होगा, यहीं पे क्लास में याद हो जाएगा। आँख में कौन सी लेंस होती है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, लेंस होता कहाँ पे है ये आप कॉमेंट करके बताइएगा, है ना, कि उसके आइरिस के पहले होता है, कॉर्निया के बाद में होता है, कहाँ पे होता है? एग्जैक्ट पोजीशन आप उसको कॉमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ आँखों के लेंस के ऊपर सफ़ेद प्रोटीन के जमा होने के कारण होता है मोतियाबिंदु। जो आँख का लेंस होता है ना, तो उत्तल लेंस के आगे एक वाइट कलर का प्रोटीन का जमाव हो जाता है, जिससे कि हमको चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसको क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। जिससे दृष्टि बाधित होती है, यानी जो देखने की क्षमता है उसमें रुकावट आती है। इसको मतलब बस तो हम अच्छे से स्पष्ट नहीं देख पाते। लेकिन इसका उपचार संभव है। इसका क्या है? ऑपरेशन से इसको ठीक किया जा सकता है। जो प्रोटीन की परत है उसको निकाला जाता है और फिर से उत्तल लेंस के सामने प्रोटीन की परत तो जमी रहती है, तो इस प्रोटीन की परत को अगर निकाल देंगे तो वापस से लेंस अपने जैसा काम करने लग जाएगा, वर्क करने लग जाएगा। तो शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के द्वारा इसको वापस से ठीक किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? पूरा ह्यूमन आई स्ट्रक्चर पढ़ा। कौन सी चीज़ें, कॉर्निया कहाँ होती है, आइरिस कहाँ होती है, पुतली की पोजीशन क्या है, लेंस कहाँ पे होता है, उसका काम क्या है, एक एक चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। ह्यूमन आई के एक एक पार्ट के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। उसके बाद मानव नेत्र से संबंधी जो दृष्टि दोष होते हैं उनको हमने पढ़ा, जैसे निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, अविंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म के बारे में पढ़ा, वर्णांधता क्या होती है, रतौंधी क्या होती है, मोतियाबिंदु क्या होता है, उनका इलाज क्या होता है, जो भी इलाज है, क्योर क्या होता है, इलाज क्या होता है, उसके बारे में भी आज की क्लास में हमने डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।